कंटिन्यू करते हैं अपने व्यापम जेई के पीवाईक्यू सीरीज को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज होता है पिछले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। क्या होता है ये कि जो अपना मैट्रिक्स है वो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, अपने मैट्रिक्स के जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये होते हैं पॉजिटिव और नॉन जीरो, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव और नॉन जीरो। और ये जो अपना मैट्रिक्स होता है ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स मतलब जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे, रो और कॉलम की संख्या अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। तो इस जानकारी के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, हाँ, स्टिफनेस मैट्रिक्स भी स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये जो दो प्रॉपर्टी बताया हूँ, नॉन नेगेटिव नॉन जीरो और स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस द बेसिक अननोन्स आर, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन कौन से होते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानीज मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड कब यूज करते हैं, जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। और फोर्स मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बड़ी होती है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी से। फोर्स मेथड में बेसिक अननोन होता है अपना फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट मेथड में डिस्प्लेसमेंट अननोन होते हैं जैसे कि डेल्टा और थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है 83, मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल फॉर ऑब्टेनिंग इन्फ्लुएंस लाइन इज एप्लीकेबल टू ट्रस या स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम एंड फ्रेम इंडिटरमिनेट या ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं क्या होता है ये। तो सबसे पहले मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है कि ILD ऑफ एनी फंक्शन जैसे कि रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स, सो इनकी ILD होती है डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ ए स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हम स्ट्रेस फंक्शन को हटा देते हैं और उसी डायरेक्शन में जब हम लोग पॉजिटिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो जो हमको डिफ्लेक्टेड शेप मिलता है उसी को हम लोग स्ट्रक्चर की ILD बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा स्ट्रेस फंक्शन है रिएक्शन RA, हमको इस बीम के लिए ILD अगर बनानी है तो हम लोग रिएक्शन ए के डायरेक्शन में ही यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे देंगे और जो ये डिफ्लेक्टेड शेप मिलेगा ये यही हो जाएगी इसकी ILD फॉर रिएक्शन ए, ठीक है। ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है किसके लिए, स्टैटिकली डिटर्मिनेट के लिए और इनडिटरमिनेट के लिए, दोनों के लिए, डिटर्मिनेट के लिए भी और इनडिटरमिनेट के लिए। डिटर्मिनेट के लिए जो ILD बनती है वो स्ट्रेट लाइन होता है और इनडिटरमिनेट के लिए या तो फिर ये नॉन लीनियर होता है, स्ट्रेट मतलब लीनियर, और इनडिटरमिनेट के लिए या तो नॉन लीनियर होता है या फिर लीनियर और नॉन लीनियर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और एक डिफरेंस, ये एप्लीकेबल होता है स्टैटिकली डिटरमिनेट के लिए, इसमें इसके कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन इनडिटरमिनेट के लिए इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है इसमें एक अपना कंडीशन है कि जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है वो ट्रस होना चाहिए, आर्च होना चाहिए, फ्रेम केबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और जो मटेरियल है वो विद इन इलास्टिक लिमिट होगा, हुक्स लॉ वैलिड होगा,
कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के लिए वैलिड कंडीशन होनी चाहिए। ये सब कंडीशन लगता है इंडिटरमिनेट के लिए, डिटरमिनेट के लिए ये पूरा एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रस स्टेगली डिटरमिनेट एंड बीम एंड फ्रेम इंटरमिनेशन द मटेरियल विच इज इलास्टिक एंड ओबे हुक्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। While using three moment equation, a fixed end of continuous beam is replaced by an additional span of। ठीक है, ये थ्री मोमेंट इक्वेशन जो होता है इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लेपेरॉन्स थ्योरम, और ये एप्लीकेबल होता है फॉर कंटिन्यूअस बीम ओनली। ठीक है, मिनिमम 3 सपोर्ट या 2 स्पान होने ही चाहिए। और अगर कंटिन्यूअस बीम ऐसा रहा जिसमें एक एंड फिक्स रहेगा, मान लो इसको बोलते हैं ए बी सी, ये अगर फिक्स रहा तो ऐसे केस में क्या करते हैं, फिक्स के जगह पे हम लोग इन सपोर्ट दे देते हैं या रोलर, और एक एडिशनल स्पान दे देते हैं। ये था ए बी सी, इसको बोल देते हैं ए नॉट। ठीक है, इसकी लेंथ हम लोग लेते हैं 0, आई भी 0, इसका लेंथ जो भी दिया होगा L1 L2, और ऐसे करके फिर इक्वेशन अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। एक बार ए नॉट ए बी के लिए इक्वेशन लिखेंगे, थ्री मोमेंट इक्वेशन, और फिर ए बी सी के लिए। तो यहाँ पर तो मोमेंट 0 हो जाएगा, यहाँ मोमेंट 0 हो जाएगा, तो फिर ऐसे करके दोनों इक्वेशन की हेल्प से मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्लेस्ड बाय एडिशनल स्पान ऑफ 0 लेंथ, वेल नॉट। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वुड कॉस्ट लेस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल के टर्म में कौन कम खर्चा लगेगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट, इंडिटरमिनेट, या दोनों, या फिर लोडिंग पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं, ये है एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ये इनडिटरमिनेट। या फिर इसको फिक्स भी नहीं ले लो। इसका जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसके केस में आता है WL²/8। ठीक है, अगर फुल यूडीएल है, उसमें भी फुल यूडीएल है, और इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव आता है WL²/24 एट सेंटर। तो जैसे कि देखने से ही समझ आ रहा है कि इसका बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, किसका, डिटरमिनेट का। इनडिटरमिनेट का बेंडिंग मोमेंट कम है, इसलिए क्या होगा, डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट इसका कम रहेगा और सेक्शन साइज की रिक्वायरमेंट हमको कम लगेगी। तो इसलिए मटेरियल के टर्म्स में बात करें तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट का कॉस्ट कम रहेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछता वुड कॉस्ट लेस इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, अगर मटेरियल के जगह बोलता सपोर्ट के टर्म में बताओ कि कॉस्ट किस में कम लगेगी, तो उसका आंसर हो जाएगा स्टैटिकली डिटरमिनेट। डिटरमिनेट का कॉस्ट कम इसलिए लगेगा क्योंकि जॉइंट का जो कंस्ट्रक्शन है इनडिटरमिनेट में वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, और जो इंटरनल स्ट्रेस है वो भी इनडिटरमिनेट में ज़्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू डिटरमिनेट। जैसे कि देखो, ये अपना इनडिटरमिनेट है, ये अगर सेटल करेगा तो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा, लेकिन अपना जो डिटरमिनेट वाला सेटल करेगा तो स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। ठीक है,
और एक तो टेम्परेचर चेंज करने से भी यहाँ पे जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो भी यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है और यहाँ पे नो स्ट्रेस। ठीक है, तो सपोर्ट के टर्म में बात करेंगे तो स्टैटिकली डिटरमिनेट आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी मटेरियल पूछा है तो इनडिटरमिनेट आंसर है। ठीक है, और एक पॉइंट डीएस के बारे में, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उस टाइम क्या रहता है, स्टेबल रहता है। लेकिन अगर ds लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो गया तो इसको अनस्टेबल बोलेंगे। ठीक है, और इनडिटरमिनेट में ग्रेटर देन 0 रहता है तो इनडिटरमिनेट की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो सपोर्ट के टर्म में बात करेंगे तो डिटरमिनेट सही रहेगा। ठीक है, कॉस्टलेस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल, किसमें कास्टिग्लियानो का फर्स्ट थ्योरम एप्लीकेबल रहेगा? कास्टिग्लियानो मेथड क्या है? कास्टिग्लियानो मेथड एक एनर्जी मेथड है। ठीक है, ये एक एनर्जी मेथड है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड का क्या एप्लीकेशन। इसका डेरिवेशन कैसे होता है? वर्चुअल वर्क थ्योरम से करते हैं। ठीक है, कास्टिग्लियानो के दो थ्योरम होते हैं जैसे हम सबको पता है। पहले को बोलते हैं हम लोग कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम और सेकंड को बोलते हैं कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम। अभी पूछा है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट की एप्लीकेबिलिटी। सो फर्स्ट किस लिए यूज होता है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन को स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, और सेकंड किस लिए होता है? डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं इसमें। ठीक है, दोनों किसमें एप्लीकेबल रहते हैं? डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट दोनों के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। लेकिन इनका एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर अपना लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए। इनमें जो टेम्परेचर का चेंज है, टेम्परेचर का चेंज भी इनसिग्निफिकेंट हो और सपोर्ट भी अपने यील्ड नहीं करें। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी यही कंडीशन रहती है। लीनियरली इलास्टिक का मतलब ये है जो अपना डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन नहीं सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोलना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डिफ्लेक्शन और रोटेशन दोनों आ जाते हैं। तो जो अपना डिस्प्लेसमेंट है ये लीनियर फंक्शन होता है फोर्स का। फोर्स को मैं पी ले रहा हूँ, इसका मतलब होता है लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर कि डिफ्लेक्शन अपना फंक्शन है फोर्स का, लीनियर फंक्शन है फोर्स का। और यही कंडीशन किसकी है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी एप्लीकेबिलिटी इसी से है। ठीक है, एक बार कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। ये क्या होता है? कोई भी अपने स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेन एनर्जी है उसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, जिस डायरेक्शन में अपने को पूछा है उस डायरेक्शन में, तो जिस फोर्स के कारण वो लग रहा है वो इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, और सेकेंड थ्योरम में क्या होता है कि स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू फोर्स तो ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर अगर p के जगह पे हम लोग मोमेंट लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट अपने को याद रखना है, ये एजम्पशन भी याद रखना है। सो इसके हिसाब से कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल हो जाएगा ओनली व्हेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टिफनेस फॉर सीवी पोर्शन? फार एंड जब अपना फिक्स रहता है तब क्या होता है स्टिफनेस का वैल्यू 4EI/L, और अगर फार एंड अपना हिंज रहे तो तब स्टिफनेस की वैल्यू हो जाती है 3EI/L। सी को देखते हुए इसका फार एंड क्या है? हिंज है, लेकिन उसके आगे भी एक सपोर्ट है इसलिए इसको भी एज ए फिक्स हम लोग कंसिडर करते हैं
और CB के लिए भी अपना स्टिफनेस का वैल्यू हो जाएगा 4EI/L। तो ये आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन is applicable when deflection are linear function of applied force, material obeys Hooke's law, the action of applied forces will be affected by small deformation of structure, या फिर none of these। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर में जब सेवरल लोड के कंबाइंड इफेक्ट को हम इंडिविजुअली लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, जैसे कि ये कोई बीम है, इसमें लोड लगा है, एक पॉइंट लोड और एक मोमेंट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ये लोड का इफेक्ट और इस लोड का इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा? PL³/3I डिफ्लेक्शन, और इसके कारण डिफ्लेक्शन क्या आएगा? ML²/2EI। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को हमने लिख दिया एज ए डिफ्लेक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, एक बार इनके एजम्पशन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है इसका एजम्पशन? कि जो अपना स्ट्रक्चर है वो लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, लीनियरली इलास्टिक का मतलब अभी डिस्कस किए हैं। सेकंड है कांस्टेंट टेम्परेचर, और थर्ड है सपोर्ट अनयील्डिंग। ठीक है, ये तो हो गया एजम्पशन। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एप्लीकेबिलिटी के लिए कुछ कंडीशन है, उसको देख लेते हैं, जो कि सेटिस्फाई करने चाहिए जिसके कारण ये एप्लीकेबल हो। सो द प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर स्ट्रक्चर दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। पहला क्या बोल रहा है कि जो डिफॉर्मेशन है स्ट्रक्चर का, ठीक है, किसके कारण? टेम्परेचर चेंज के कारण और अपने सपोर्ट के यील्ड करने के कारण। इन दोनों के कारण जो अपने स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन होगा वो इतना छोटा होना चाहिए, मस्ट बी सो स्मॉल दैट द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी बेस्ड ऑन अनडिफॉर्म ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब अपने स्ट्रक्चर को हम लोग एक अनडिफॉर्म ज्योमेट्री एज्यूम करके इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सके। ठीक है, इतना छोटा होना चाहिए ये इसके कारण जो डिफॉर्मेशन होगा वो, कि हम लोग अपने स्ट्रक्चर को अनडिफॉर्म्ड मान सके। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है? The structure must be composed of linearly elastic material that is stress-strain relationship, मतलब हुक्स लॉ वैलिड हो, अपना स्ट्रक्चर linearly इलास्टिक हो, एंड मस्ट फॉलो हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो। ठीक है, ये दो कंडीशन को जो स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, उसको हम लोग वो फॉलो करेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये दोनों कंडीशन को फॉलो करने का मतलब है कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर फंक्शन है अपने फोर्स का। ठीक है, तब हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डिफ्लेक्शन आर लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। डिफ्लेक्शन आर लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। ऑप्शन 2 भी करेक्ट लग रहा है, लेकिन ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, बी के कंपेयर में। और सी, जब द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस विल बी अफेक्टेड बाय स्मॉल डिफॉर्मेशन। स्मॉल डिफॉर्मेशन से अफेक्ट हो जा रहा है, मतलब जो हम लोग फर्स्ट कंडीशन लिखे थे वही फुलफिल नहीं हो रहा है। मतलब कि जो डिफ्लेक्शन है वो लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा अप्लाइड फोर्सेस के। ठीक है, तो ये एकदम सी और ए एकदम उल्टे हैं, एक दूसरे का अपोजिट है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। फिक्स मोमेंट फॉर ए बी पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर इज। इसमें ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ मैं, तो इसका ऑप्शन ले लेते हैं। ये एक -WL² 12 और इसका था
WL²/12। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछा है, मतलब एंड को फिक्स्ड अज्यूम करते हुए ए बी पोर्शन के लिए फॉर यूडीएल क्या हो जाता है -WL²/12, और बी ए के लिए क्या हो जाएगा +WL²/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। इफ सपोर्ट बी सेटल्स बाय 1 mm, बी जो अपना सपोर्ट है वो सेटल कर जा रहा है 1 mm से। सो इस केस में रोटेशन एट पॉइंट ए पूछा है। ए पॉइंट पे रोटेशन कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है, और इस साइड भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। सो जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी को नेगेटिव टिक मारना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा करेक्ट क्या आंसर है कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा डायरेक्शन, एक नहीं दोनों एंड पे, ठीक है। ये था 90 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद 91 देखते हैं। फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल के लिए नेचुरल मॉइस्चर कंस्टेंट इज क्लोज टू। तो इन दोनों के लिए नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट क्या होगी, ठीक है। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड मतलब इसमें जो अभी प्रेजेंट में जो स्ट्रेस लग रहा है वो मैक्सिमम है, मतलब पास्ट से ज़्यादा ही है क्योंकि अभी मैक्सिमम है। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में क्या है कि इसमें पास्ट में लग चुका है और अभी जो लग रहा है वो पास्ट में लगे हुए लोड से कम है। तो इसमें अभी लग रहा है वो प्रेजेंट का ही मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम लोड है यही, और इसमें पहले ही लग चुका है, मतलब इसमें जो है पानी जो है इसमें निकल चुका है, ठीक है, पानी निकल चुका है मतलब डिक्रीज हो चुका है इस सॉइल से। सो अटरबर्ग लिमिट हम लोग अगर ड्रॉ करके देखें, सो ये क्या होता है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सिंकेज लिमिट। इधर इनका वॉल्यूम, इस वाई एक्सिस में वॉल्यूम रहता है। तो पानी मैक्सिमम इधर मिनिमम इधर, तो इधर पानी डिक्रीज करते चलता है इस डायरेक्शन में। सो मैक्सिमम उसमें रहेगा और डिक्रीज इसमें कर रहा है ओसीसी में, इसका मतलब क्या है कि पहले इधर था अभी कम हो चुका है। सो ओसीसी में रहेगा प्लास्टिक लिमिट और एनसीसी में रहेगा लिक्विड लिमिट। सिंकेज लिमिट इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इन दोनों में क्या है कि वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज ज़ीरो नहीं है, और इसमें देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट चल रहा है, सिंकेज लिमिट है तो। सो इसलिए इसका 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। और सिंकेज लिमिट नहीं हो सकता, इस कारण ही देख ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। सो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना 92 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, एस सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में पूछा है। तो अपना वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर से अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये हो जाएगा 1/s, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉइड, तो ये हो गया 1/s। v को हम लोग लिख सकते हैं W अपॉन गामा W, और vs को लिख सकते हैं WS अपॉन गामा s। इसको अरेंज करके लिखें तो W अपॉन WS हो जाएगा और ये हो जाएगा गामा S अपॉन गामा W। तो यहाँ E चलते आ रहा है 1 अपॉन S, W अपॉन WS हो जाता है वाटर कंटेंट, और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ये
एस को अगर यहाँ पे सब में डब्ल्यू को पूछा है, ठीक है, तो डब्ल्यू को एक साइड लेके सबको उस तरफ भेज दें तो हो जाता है ई एस अपॉन जी। ई एस अपॉन जी देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए में, सो ये करेक्ट है। अगला सवाल है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पैक्शन इज इंक्रीज सॉइल स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज। सो कॉम्पैक्शन को देख लेते हैं एक बार। क्या होता है कॉम्पैक्शन में? सेटलमेंट रिड्यूस करता है, ठीक है, अगर कॉम्पैक्शन कर दिया सॉइल का तो। स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये तीनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पेमेंट सबग्रेड भी इम्प्रूव हो जाता है। सबग्रेड जो होता है अपना सबसे नीचे वाला लेवल, उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ये भी बढ़ जाता है। और वॉल्यूम चेंज कंट्रोल में रहता है। डेंसिटी बढ़ जाता है, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल बढ़ जाता है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी और परमेबिलिटी कम हो जाते हैं। परमेबिलिटी रिड्यूस, क्योंकि एयर वॉइड एक्सपेल आउट कर जाते हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज करता है सॉइल के शेयर स्ट्रेंथ, सही बात है। इंक्रीज करता है सॉइल की परमेबिलिटी, गलत है। रिड्यूस करता है सेटलमेंट अंडर वर्किंग लोड, सही बात है। तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज लिक्विडिटी इंडेक्स, सिंकेज इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स या फ्लो इंडेक्स। देखो इसमें क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं है कि बस क्वेश्चन पढ़े और ऑप्शन टिक कर दिया। ये वीडियो देखने का पर्पस ये होना चाहिए कि जो भी कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन में आ रहा है उसको हम लोग रिवाइज करें और उसके आसपास जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं डिस्कस करूं, ठीक है। तो क्वेश्चन के बहाने अपना रिवीजन होता चलेगा, ठीक। इसको देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट पूछा है इसमें। जो वीडियो देख रहा है वो या तो नया बात सीखता चले या फिर उसका जो भी पढ़ा हुआ है वो सब उसका रिवाइज होता चले, ठीक है। तब ये वीडियो फिर अपना यूजफुल रह पाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विडिटी इंडेक्स को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है? इसको और क्या बोलते हैं? वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो, वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो भी बोलते हैं इसको। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई एल इज इक्वल टू, आई एल मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या बताता है हमको? ये सॉइल अपने जो नेचुरल वाटर कंटेंट पर फील्ड में कैसा बिहेव करेगी, ठीक है। इन सीटू फाइन ग्रेन सॉइल का बिहेवियर को ये बताता है लिक्विडिटी इंडेक्स। आई एल एक होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी होती है, ये है लिक्विड लिमिट, ये था प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट मतलब इस रेंज को बताता है। इस रेंज में क्या है? प्लास्टिसिटी होती है, इधर फिर लिक्विडिटी होती है। सो आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी, ये अगर ज़्यादा रहा तो ये बात भी याद रखना है। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, सबको अपने को याद रखना है। ये ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या है कि प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, मतलब रेंज ज़्यादा है। ये जितना ज़्यादा होगा मतलब लिक्विड ज़्यादा ये कम, तो ये रेंज बड़ा हुआ ना। तो ये रेंज बड़ा हुआ, ये रेंज क्या है? प्लास्टिसिटी की रेंज है। तो आईपी ज़्यादा मतलब प्लास्टिसिटी ज़्यादा। वहीं प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा तो प्लास्टिसिटी कम। ये एक बात याद रखेंगे। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्या क्या वैल्यू होती है?
प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है, ठीक है। और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हम इसका मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा हमेशा। तो ये हो गया लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो गया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया। ये बचा है श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स ये क्या बोलता है, ये भी एक रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बताता है। इसमें क्या होता है, सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है। सो ये क्या होता है, श्रिंकेज इंडेक्स को डिनोट करते हैं IS से, और ये होता है प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ये है प्लास्टिक लिमिट और यहाँ पर है श्रिंकेज लिमिट। तो इस रेंज को बताता है अपना श्रिंकेज इंडेक्स। इसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। श्रिंकेज इंडेक्स अगर ज़्यादा हुआ तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। लिक्विड लिमिट अगर ज़्यादा हुआ तो भी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर श्रिंकेज अपना इंडेक्स ज़्यादा रहा, नहीं सॉरी, श्रिंकेज लिमिट ज़्यादा रहा तो कंप्रेसिबिलिटी कम रहेगी, ठीक है। सो ये हो गया, ये हो गया। अब बच रहा है फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स अपना एक लिक्विड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए एक टेस्ट होता है, कैसेग्रांडे टेस्ट, ठीक है। इसमें अपने को एक कर्व मिलता है लिक्विड लिमिट और नंबर ऑफ ब्लो के बीच में। लिक्विड लिमिट और नंबर ऑफ ब्लो के बीच में कर्व मिलता है। इस कर्व को बोलते हैं फ्लो कर्व, और इस कर्व का जो स्लोप है उसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स, ठीक है। तो ये एक स्लोप है, इसका स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। जल्दी जल्दी रफ में बनाऊंगा अगर अपना फ्लो कर्व, तो ये है वाटर कंटेंट 1 2। इस वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फ्लो रिपोर्ट करते हैं लॉग स्केल में ताकि स्ट्रेट लाइन मिले। ये है N1, और करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लो 25 रहेगा, 25 नंबर ऑफ ब्लो के लिए जो अपने को वाटर कंटेंट मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिमिट। तो ये होता है टेस्ट अपना लिक्विड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, इसका स्लोप अगर निकालें तो क्या होता है, ये वाला डिवाइडेड बाई ये, तो W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2 माइनस N1। तो इसको लिख सकते हैं लॉग N2 अपॉन N1, ठीक है। ये है इसका स्लोप। सो ये क्या सिग्निफाई करता है, जो अपना फ्लो इंडेक्स है वो बताता है शियर स्ट्रेंथ को। कैसा रिलेशन है, इनवर्स। इसका और इसका इनवर्स रिलेशन है। जैसे कि अपने पास दो सॉइल है, मान लो दो सॉइल सैंपल लिया, वाटर कंटेंट 1 1 का। इसका जो वाटर कंटेंट चेंज हो गया W2, इसका भी चेंज हो गया W2। नंबर ऑफ ब्लो N1 से N2 हो गया, और इसमें भी N1 से हो गया N2। मतलब इसमें क्या है, वाटर कंटेंट डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लोस का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। इस केस में भी वाटर कंटेंट डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ ब्लोस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब डिफरेंस ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ ब्लो की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई वो इससे ज़्यादा है। मतलब जो N2 माइनस N1 है ये ज़्यादा है इसके N2 माइनस N1 से। तो इसमें नंबर ऑफ ब्लो हमने ज़्यादा लगा, इसका मतलब क्या है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तभी तो इसमें नंबर ऑफ ब्लो ज़्यादा लगे। इसकी स्ट्रेंथ 1 की ज़्यादा है इसकी स्ट्रेंथ से। तो नंबर ऑफ ब्लो ज़्यादा मतलब, नंबर ऑफ ब्लो ज़्यादा मतलब अपना फ्लो इंडेक्स कम, और फ्लो इंडेक्स कम इसका मतलब शियर स्ट्रेंथ
ज़्यादा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार और रिपीट मैं कर देता हूँ। वाटर कंटेंट पहले W1 था, फिर डिक्रीज होकर W2 हुआ, सेकंड सॉइल में भी W1 था, डिक्रीज होकर W2 हुआ। तो पहले जो नंबर ऑफ ब्लो की रिक्वायरमेंट N1 थी वो बढ़ के N2 हो गई। ठीक है, क्योंकि स्टिफनेस बढ़ गई, वाटर कम हुआ। इसमें भी N1 से लेके N2 बढ़ गई। लेकिन इसमें मान लो ये 10 था, ये 10 था, ये हो गया 80 और ये हो गया 60। तो इसमें कितना बढ़ा? 70 बढ़ा। और इसमें कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टिफ है। स्टिफ है, इसका मतलब क्या है कि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और एन ज़्यादा है, एन किधर है? डिनोमिनेटर में है। सो N2 की वैल्यू N2 माइनस N1, तो N2 अगर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है? IF कम हो गया। तो यहाँ दोनों से पता चल रहा है कि N ज़्यादा होने से स्ट्रेंथ बढ़ती है और N ज़्यादा होने से IF कम होता है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो अपना फ्लो इंडेक्स है वो शियर स्ट्रेंथ के इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट याद रखेंगे। हाँ, और पीछे जो हमने को क्या दिखा था? IP, और ये था IP और ये था IF। इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालें IP अपॉन IF, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टफनेस इंडेक्स। ठीक है, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये भी शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को बताता है एट प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो इसकी लिमिट होती है वो होते हैं 0 से लेकर के 3 तक। ठीक है, ये सब था पॉइंट। सो द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट बोला है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of difference between the void ratio of a cohesionless soil in the loosest state. Loosest मतलब void ज़्यादा है उसमें, तो ये loosest state में void ratio मैक्सिमम होता है। And any given void ratio, इसका डिफरेंस, और क्या बोला है? to the difference between void ratio in the loosest and in the डेंसेस्ट स्टेट। लूजेस्ट का फिर से ई मैक्स हो गया, और डेंसेस्ट मतलब void ratio मिनिमम रहेगा, सो ई मिनिमम हो गया। सो यही पूछा था, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन void ratio of Poisson loss in loosest state and given void ratio to the difference between void ratio in loosest state in the and in the densest state। तो इनका डिफरेंस का रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं ID से। ये होता है इंडिकेटर किसका? डेंसनेस का। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के डेंसनेस का इंडिकेटर होता है ये। तो यहाँ भी लिख दिया है कोहेजनलेस सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए ये हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं एज ए इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस कोहेसिव सॉइल के लिए, क्योंकि इसके लिए कोहेसिव सॉइल में जो नेचुरल void रेशियो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। इधर क्या है? ड्राई डेंसिटी है। ड्राई डेंसिटी देख लेते हैं। ड्राई डेंसिटी क्या होता है? ड्राई वेट अपॉन ड्राई वॉल्यूम। बल्क डेंसिटी क्या होता है? टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको डिनोट करते हैं गामा बी से। इसका रिलेशन क्या होता है? G प्लस ES गामा W अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, ये टोटल किसका है? सॉलिड का नहीं है, ये टोटल है सॉइल का। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ड्राई डेंसिटी में क्या है कि जो सैचुरेशन है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वो 0 हो जाती है। तो S का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें 0,
तो ये क्या हो जाएगा, G, W अपॉन 1+C। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए है। ये दोनों कैसे डिस्कस कर लिया। लीनियर डेंसिटी अपना इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है मटेरियल साइंस का। सो उसमें FCC स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर, ये सब के लिए लीनियर डेंसिटी, प्लेनर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 96। Identify the suitable expression for determining dry density of soil, specific gravity, density of water and word ratio is known। तो ड्राई डेंसिटी के लिए अभी हम लोग देखे थे यूनिट वेट के टर्म में 1+C। सो ये मास डेंसिटी के टर्म में ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो कुछ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 97 नंबर का। And in situ condition, the ratio of pre-consolidation pressure to the existing overburden pressure। ठीक है, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, जो उस सॉइल में अब तक लग चुका है तो उसको बोलते हैं प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। और जो एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर है, मतलब जो अभी प्रेजेंट में लग रहा है, प्रेजेंट में जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ठीक है, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस अपॉन प्रेजेंट का स्ट्रेस। सो प्री कंसोलिडेटेड या ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल या फिर प्री कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए अपना ये जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का जो है वो कम रहता है मैक्सिमम से। ठीक है, सो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो इसके लिए क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, और जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल रहता है उसमें जो प्रेजेंट में लग रहा है वही मैक्सिमम होता है। सो ये मैक्सिमम अपॉन मैक्सिमम क्या हो गया, 1। तो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो NCC के लिए 1 हो जाता है। एक और बात याद रखेंगे, सेटलमेंट जो होता है अपना ओवर कंसोलिडेटेड में, सेटलमेंट इन ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल ये कम होता है सेटलमेंट इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ओवर कंसोलिडेटेड में वो भी कम होती है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल से। ठीक है, तो अभी इतना रखते हैं, आज के लिए इतना है, आगे का फिर नेक्स्ट पार्ट में। ओके देन, थैंक यू एवरीवन।